नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और एकदम बेहतरीन है। तो सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से आ जाएं और क्लास को कर रहे हैं भाई शुरू। राम 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 सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहुत बेहतरीन हैं और बहुत अच्छे से आपकी चल रही है पढ़ाई और सिलेबस भी हमारा बस खत्म होने वाला ही है। आज मैं आपकी बॉटनी शुरू कर दूंगी। 3 क्लासेस में बॉटनी खत्म और बाकी के 2-3 सिस्टम और जो रह रहे हैं वो खत्म। तो भाई आ जाइए, जल्दी से क्लास को कर लिया जाए शुरू। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आज हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ और फाइलम के बारे में करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण जो है बेटा, वर्गीकरण में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का कल मैंने आपको बहुत सारे फाइलम के बारे में बताया था। पोरीफेरा, ठीक है, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा, इन सब के बारे में, एस्के हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज, इनके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब इसी फाइलम को हम आगे लेकर चलेंगे और अगले फाइलम की हम लोग करेंगे बात। तो अगले नंबर पर जो फाइलम आज आपको पढ़ना है आर्थ्रोपोडा। आपको पढ़ना है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है बेटा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पहला पॉइंट है जंतु जगत का सबसे बड़ा, ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ। क्वेश्चन पेपर में सीधा आता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा होता है। नमस्कार भाई, नमस्कार, मेरठ की भूमि से नमस्कार, देश के हर कोने से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम, ठीक है। आवाज आपको आ रही है ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो भाई आप लोग लिखोगे बिगेस्ट फाइलम है ये। क्या है प्यारे साथी? बिगेस्ट फाइलम, बिगेस्ट फाइलम, बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है, बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अब आगे बात करी हमने कि मैम ऑर्थ्रो का मतलब क्या होता है। बेटा अगर इनके नाम को देखोगे, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है लेग, यानी कि पैर। तो ये संदिग्ध पैर वाले जंतु होते हैं, संधि पाद वाले जंतु हैं बेटा, यानी इनके जो पैर है ना वो जॉइंट होते हैं। जॉइंट मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि जोड़ी नुमा इनके जो होते हैं पैर होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे करके, ठीक है। तो इनको संधिपाद जंतु के नाम से भी जाना जाता है आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा को। तो इनके बारे में पहला पॉइंट तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इनका जो शरीर होता है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जंतु हैं, इनका जो शरीर है वो सर, गर्दन और धड़ में बटा हुआ होता है। तो लिख लीजिएगा शरीर, लिखिएगा शरीर, सर, गर्दन व धड़ में बटा हुआ होता है, ठीक है। धड़ में बटा होता है, बटा होता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से संघ के जंतुओं का शरीर 3 हिस्सों में बटा है, सर अलग है, गर्दन अलग है और धड़ अलग है। तो लिख लीजिएगा बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी डिवाइडेड इनटू, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड। इनका जो शरीर है वो हेड में, नेक, गर्दन में एंड आप बताओगे बॉडी में, धड़ बोलते हैं पूरा, जैसे कि जो पूरी कंप्लीट बॉडी होती है, ठीक है, कंप्लीट बॉडी में बटा हुआ होता है, कंप्लीट बॉडी। तो इनका जो शरीर होता है वो सर, गर्दन और धड़ में डिवाइडेड होता है। ये भी आपको पूछा जाता है। अब आगे बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में ही। तो जो आर्थ्रोपोडा होते हैं बेटा, इनके बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, नंबर 3। तो नंबर 3 पॉइंट ये होगा कि आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जंतु हैं, इनमें उत्सर्जन के लिए, यानी जब ये उत्सर्जन करते हैं तो इनमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको कहते हैं ग्रीन ग्लैंड या फिर
मेलपिगी नलिका। तो लिख लीजिएगा, उत्सर्जन के लिए पूछा जाता है ये पॉइंट भी। उत्सर्जन के लिए हरित कोशिका, ठीक है, हरित कोशिका, या तो हरित कोशिका नाम से पूछ लेगा, हरित कोशिका, या ब्रैकेट में लिख रही हूं मेलपिगियन, ठीक है, मेलपिगियन नलिका होती है, मेलपिगियन नलिका पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस वर्ग के जंतुओं के अंदर उत्सर्जन के लिए हरित कोशिका या मेलपिगियन कोशिका पाई जाती है। तो आंसर लगाओगे आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं, इनमें उत्सर्जन, जो अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं, इसको बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको कहा जाता है हरित कोशिका या फिर मेलपिगियन नलिका। अब जैसे कल मैंने एनेलिडा पढ़ाया था, एनेलिडा के अंदर कौन सी कोशिकाएं थी जो उत्सर्जन कर रही थी? नेफ्रीडिया। एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया कोशिका हमारी किडनी की तरह भी काम करती है। जैसे हमारी किडनी का काम उत्सर्जन करने का होता है, वैसे ही कैचुआ या एनेलिडा के अंदर पाई जाती है नेफ्रीडिया सेल। उसी प्रकार आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में पाई जाती हैं हरित कोशिका या मेलपिगियन ग्लैंड। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी एक बार लिखकर चलेंगे। तो लिखना ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड हरित कोशिकाओं को कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। ब्रैकेट में लिखते हैं मेलपिगियन, मेलपिगियन, मेलपिगियन ट्यूबुल्स या ट्यूब्स। मेलपिगियन ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। भाई एक्सक्रीशन करने के लिए इनके अंदर पाई जाती हैं मेलपिगियन या हरित कोशिकाएं। समझ में आ गई बात? वॉइस घर घर कर रही है, वॉइस घर घर कर रही है। ठीक है, अंध मतलब क्या? समझ नहीं आया। अंध क्या होता है बेटा? अंध कहाँ लिखा हुआ है मैंने? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और संदिग्ध पाद होते हैं, इनके अंदर जुड़े हुए पाद होते हैं। साउंड में दिक्कत चली ही रही है, पता नहीं उसको अब एक सेकंड। अब बताओ, आवाज आ रही है बेटा? घर घर की आवाज आ रही है? ऐसा समझ लो कि बाहर बारिश हो रही है, बट हो नहीं रही है, लेकिन आप समझ लो कि बाहर बारिश हो रही है। अगर होती तो तब भी क्या कर लेते हम, तो ऐसा समझ लो कि बाहर हो रही है बारिश। तो प्यारे साथी, घर घर की आवाज आ रही है अगर, तो ये हल्का सा किसकी दिक्कत है? ये थोड़ा सा माइक की दिक्कत है। तो आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टूडियो जाऊंगी कल और वहां से जो लीड है वो लेकर आऊंगी। ठीक है, या किसी से इसको ठीक करवाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं लग पा रहा है इसको ठीक करवाने का। अब आवाज ठीक आ रही है? ये बताओ जल्दी से, अब आवाज कैसी आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करो, आवाज कैसी आ रही है? बोलो जल्दी से, आवाज कैसी आ रही है? जल्दी से बताओ। अभी भी दिक्कत आ रही है भाई वॉइस में? अभी भी लग रही है, अभी भी आवाज आ रही है ऐसी ही? ठीक है, चलो तो मैं चेक कराती हूँ। चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा के बारे में ये 3 विशेष पॉइंट थे जो आप लोगों ने पढ़े। अब हम आगे बात करेंगे कि मैम जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक सेकंड रुक जाना, आवाज देख। ये सभी आवाज जो है बेटा, ये सभी के अंदर वो दिक्कत नहीं कर रही है, कुछ मोबाइल्स के अंदर है जो दिक्कत कर रही है, और मुझे लग रहा है कुछ एप्लीकेशन का ही इशू लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ के फोन में बिल्कुल ठीक जा रही है और कुछ के फोन में हो रही है दिक्कत। तो इसमें आप थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। आ जाओ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके बारे में और कौन सा विशेष पॉइंट है जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जो जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आप लोगों को क्या पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में
विकसित क्या होता है बेटा, इनके अंदर होता है विकसित पाचन तंत्र। ठीक है, इनमें विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, तो इनके शरीर के अंदर जो खाना जाता है वो बहुत अच्छे से पच जाता है। तो बताओगे डिवेलप्ड, इनके अंदर होता है डिवेलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाने को ये बेहतरीन तरीके से पचा सकते हैं। डिवेलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। अगला पॉइंट जो है ऑर्थ्रोपोडा के बारे में वो ये होगा कि जो ऑर्थ्रोपोडा है इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। यह रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है खुले प्रकार का होता है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, खुला होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बात मैंने आपको परिसंचरण तंत्र में पढ़ाई भी थी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। ठीक है, खुला प्रकार का होता है। तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा उसमें धमनी और शिराएं नहीं होंगी, यानी ब्लड ऐसे ही कोटर से होकर बहेगा, गड्ढों से होकर। ये बात मैंने आपको परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। तो लिख लेंगे भाई क्या होता है इनके अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है इनके अंदर। आगे बात करी तो ये जो ऑर्थ्रोपोड होते हैं, ऑर्थ्रोपोड की अगर बात करते हैं तो इनका उदाहरण क्या हो सकता है, तो ऑर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं सारे के सारे कीट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जितने भी तुम कीट देखते हो बेटा, इंसेक्ट आते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको इंसेक्टा भी कहा जाता है। तो ऑर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं कीट, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में कौन कौन आ सकते हैं, तो एक तो झींगे को जरूर लिख लेना, झींगा जो होता है, झींगा जिसको बोलते हैं पोर्न करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोन करके इसको बोला जाता है, झींगा जो होता है ये एक मछली के जैसा होता है बेटा, जिसको खाया भी जाता है, अभी आपको दिखाऊंगी। आगे बात करी हमने कि मैम और कौन कौन होते हैं, तो कॉकरोच बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इसका, कॉकरोच जो होता है, तो कॉकरोच भी इसका ही एग्जाम्पल होता है ऑर्थ्रोपोडा का। आप देखते हो मच्छर और मक्खी आपके आसपास घूमते रहते हैं, ये भी इसी में आते हैं, मच्छर और मक्खी। मॉस्किटोज होते हैं भाई, मॉस्किटो, एंड बी या हनी बी या मधुमक्खी, सब इसी में आते हैं। ठीक है, आगे आपने बात करी तितली वगैरह जो होती हैं, तितली हो गया, भंवरे हो गए, ये सब इसी में आते हैं, बटरफ्लाई वगैरह। ठीक है, और बेटा बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गई, यानी जितने भी दुनिया भर के तुम कीट पतंग देखते हो सभी में पाए जाते हैं। आप बताओगे ये कीट होते हैं सारे, और ये सब ऑर्थ्रोपोडा वर्ग में होते हैं। अच्छा, जो कॉकरोच होता है ना, इसके अंदर पाए जाते हैं, आप बताओगे ओथिका, इसके अंदर ओथिका बनते हैं, ओथिका, ओथिका है। ओथिका क्या होता है, तो ओथिका जो होते हैं ये कवच होता है, अंडों के चारों तरफ पाया जाने वाला कवच, अंडों का कवच है ये। तो जो कॉकरोच के अंडे होते हैं ना, उनके वो एक कवच के अंदर बंद रहते हैं, उसी को कहते हैं ओथिका। तो देखो ऐसे मान लो ये कवच है और इसके अंदर रहता है कॉकरोच का छोटा बच्चा या कॉकरोच का जो लार्वा है, तो ये कवच हो गया, इसी को ओथिका कहेंगे, और इसके अंदर रहता है कॉकरोच का लार्वा, तो ये हो गया ओथिका आप लोगों का। तो ऐसी सी संरचना है जिसको ओथिका कहते हैं। तुम अपने घर में भी देखते हो, तुम्हें जगह जगह दिखते होंगे छोटे छोटे से, उनमें से कॉकरोच निकल कर भागते हैं। ठीक है, तो ओथिका तुम्हें मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ओथिका ऑफ कॉकरोच, तो कॉकरोच जो होता है इसमें तुम्हें इनके ओथिका देखो इस तरीके के होते हैं। तुम कई बार घरों में तुम्हें दिखते हैं वो पड़े हुए, आपके घर की स्लैब पर, आपके घर के आसपास, ऐसी सी संरचना, इसमें से निकलता है ये कॉकरोच जो होता है। तो ये ओथिका होती है, देखो ये वाली संरचना, ये ओथिका है बेटा। ठीक है, तो ये जो संरचना आपको दिख रही है ये ओथिका है, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ओथिका है बेटा। ये ओथिका जो होते हैं इन्हीं से कॉकरोच निकलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये झींगा जो है ये खाया जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ओथिका होते हैं, इन्हीं से निकलकर कॉकरोच बाहर निकलता है।
तो ये कॉकरोच के लार्वे का कवच होता है। चलो अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि जो वो होता है झींगा जो होता है, ठीक है, झींगा जो होता है, झींगा, इसको भी दिखाते हैं झींगा क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, ये मछली समुद्र में रहता है और इसको कई देशों में खाया भी जाता है। ये है झींगा। तो ये सब्जी के तौर पर बनाकर खाया जाता है और ये वैसे समुद्र में है लेकिन ये आता आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंदर, ठीक है, ये झींगा होता है। तो ये चीजें आती हैं किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ लिए और इनके बारे में सारी जो विशेष बातें थी ये आप लोगों ने पढ़ ली। अब चलते हैं अगले संघ की तरफ। अगला संघ है प्यारे बच्चे मोलस्का। अगला संघ है मोलस्का। तो मोलस्का के बारे में अब करेंगे बात। मोलस्का जो होता है ये जंतु जगत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का। तो मोलस्का के बारे में पूछेगा तो लिखना जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ, ठीक है, सबसे बड़ा संघ। तो ये पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है जो मोलस्का होता है। तो लिखेंगे भाई सेकंड बिगेस्ट फाइलम, सेकंड बिगेस्ट फाइलम, सेकंड बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहला तो आर्थ्रोपोडा था और दूसरा जो है ये है मोलस्का, ठीक है। अब मोलस्का जो होते हैं ना ये समुद्रीय होते हैं बेटा, या ये सारे के सारे आप बता सकते हो समुद्री जंतु होते हैं। क्या है बेटा? समुद्री जंतु हैं, ये सारे के सारे समुद्री जंतु हैं, ठीक है। तो इनको आप बोलते हो सी एनिमल होते हैं सारे के सारे। ये समुद्र में महासागरों में पाए जाते हैं, समुद्री जंतु होते हैं जो मोलस्का वर्ग में आते हैं। इनका शरीर कोमल होता है बेटा, तो शरीर कोमल होता है, ठीक है। शरीर कैसा होता है? कोमल होता है, यानी इनका जो शरीर है बड़ा सॉफ्ट होता है। देखो मोलस्का इनका नाम इसलिए क्योंकि मोलस्क का मतलब होता है कोमल शरीर वाले, तो इनका शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, सॉफ्ट बॉडी, शरीर बहुत कोमल होता है। अब शरीर बहुत कोमल है इसीलिए इनके शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए इनके शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। तो लिखना शरीर के चारों तरफ, शरीर के चारों ओर, शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। तो कौन से जंतु हैं जिनके शरीर के चारों तरफ तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है? आप बताएंगे वो होते हैं मोलस्का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल होता है, अतः उनके शरीर को सुरक्षात्मक घेरे में लेने के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। तो आप बताकर आना मोलस्का। तो मोलस्का क्या होते हैं बेटा? तो लिखेंगे बॉडी कवर्ड, बॉडी कवर्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट, विद कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटेक्शन। तो इनका जो शरीर होता है वो चारों तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोटेक्शन द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। अब जो कैल्केरियस कोशिकाएं होती हैं इनके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच बनता है ना इसको कौन सी कोशिकाएं बना रही हैं? तो कैल्केरियस, कैल्केरियस कोशिकाएं बनाती हैं, इसको कैल्केरियस कोशिका कहा जाता है इसको। तो कैल्केरियस कोशिका बनाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोलस्का वर्ग के जंतुओं के अंदर कौन सी कोशिकाएं कैल्केरियस कवच बनाती हैं? तो आप बताएंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाती हैं, तो आप बताएंगे कैल्केरियस कोशिकाएं। तो आर्थ्रोपोडा ये मोलस्का वर्ग के जो जंतु हैं इनका पूरा शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को बनाने वाली कोशिकाएं हैं कैल्केरियस कोशिकाएं। तो कैल्केरियस सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं? कैल्केरियस सेल ही बनाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कवच। ठीक, क्लियर हो गई बात? बढ़ूं आगे की तरफ।
अब आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा जो मोलस्कास होते हैं, इनके अंदर आपको एक और चीज पढ़नी है, इनमें पाई जाती हैं मेटानेफ्रीडिया कोशिकाएं। तो मोलस्का वर्ग के अंदर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो कितने पॉइंट हमने यहाँ लिख लिए थे, 4 लिख लिए थे। आ जाओ 5वां पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, 5वां पॉइंट लिखेंगे मोलस्का के बारे में। तो मोलस्का जो होते हैं इसमें बेटा, मोलस्का जगत में, मोलस्का संघ में, मोलस्का संघ में उत्सर्जन के लिए, भाई इनमें भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है भाई, मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर उत्सर्जन के लिए किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, मेटानेफ्रीडिया कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपको पूछा जाएगा, क्लियर। तो इनके अंदर भी उत्सर्जन जो होगा वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होगा जिसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रीडिया इनके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि भाई नेफ्रीडिया किसमें थे, कैचुए के अंदर, एनेलिडा में, और मेटानेफ्रीडिया किसमें होते हैं आप बता दोगे, मोलस्का के अंदर। तो एम से बनता है मोलस्का और एम से बनता है मेटानेफ्रीडिया। आए आगे बात करेंगे कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चे एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि जो मोलस्का वर्ग के सदस्य होते हैं ये लिंग परिवर्तन कर सकते हैं बेटा। तो लिखना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे जंतु हैं जो जरूरत पड़ने पर नर और जरूरत पड़ने पर मादा बन सकते हैं, अपने लिंग को परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैन चेंज देयर सेक्स, तो ये अपना सेक्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं बेटा, ये अपने लिंग को चेंज कर सकते हैं। और आपको ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो आ जाओ एग्जाम्पल की बात कर ली जाए। तो जो ये होते हैं मोलस्का, इनका जो एग्जाम्पल है इसमें आते हैं, आप लोग बताना, इसके अंदर आएगा ऑक्टोपस। क्या आएगा बेटा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है इसको अष्टभुज या अष्टपाद के नाम से जाना जाता है, अष्टपाद भी बोलते हैं इसको, ऑक्टोपस को, क्योंकि इसके पास 8 पैर होते हैं, ठीक है। अब यही ऑक्टोपस जो है इसी को डेविल फिश भी कहा जाता है, डेविल फिश, राक्षस मछली भी कहते हैं इसको, ठीक है, राक्षस मछली कहते हैं इसको। और बेटा ये कोमोफ्लाज दिखाता है, मतलब ये अपने कलर को चेंज कर सकता है जो ऑक्टोपस होता है। तो ऑक्टोपस छलावा दिखाता है बेटा, जैसे छलावा होते हैं ना किसी का भी रूप धारण कर ले, तो वैसे ही ऑक्टोपस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर सकता है। ये समुद्र के अंदर चट्टानों से अगर चिपका हुआ है तो चट्टान के जैसे रंग में परिवर्तित हो जाएगा ऑक्टोपस, इसी को कहते हैं डेविल फिश, राक्षस मछली। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, इसका जो रुधिर होता है ऑक्टोपस का, रुधिर नीला होता है। तो ये भी याद रखना, ऑक्टोपस जो होता है इसके खून का रंग नीला होता है, ब्लू ब्लड पाया जाता है इसके अंदर, इसका जो खून है ब्लू ब्लड होता है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसके खून में एक रंगा होती है, इसके खून का जो रंग है वो एक वर्णक के कारण नीला होता है। और मैंने आपको बताया था कि कौन सा वर्णक है जो खून का नीला रंग करता है, तो इसके खून के अंदर पाया जाता है, आप बताकर चलेंगे, हेमोसाइनिन पिगमेंट, हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन पिगमेंट होता है इसके अंदर, हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन की वजह से ही खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। तो हेमोसाइनिन रंग का जो होती है वही इसके खून का रंग नीला करती है। तो एक एग्जाम्पल हो गया ऑक्टोपस, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आप बताओगे, दूसरा एग्जाम्पल होता है स्नेल। मैं अगले पेज पर लिख रही हूं दूसरा एग्जाम्पल,
ठीक है, यहां तक बात सही चल रही है भाई? ठीक है, बदतमीज जंतु है ये तो समझ में आ गई बातें? नो साउंड नो प्रॉब्लम है, घर 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 की आवाज आ रही है। अच्छा मैम, नो साउंड में प्रॉब्लम है बेटा, मैंने कहा ना थोड़ा सा मैनेज कर लो, कुछ में है ये दिक्कत, कुछ में नहीं है। ठीक है हाँ जी, तो आ जाओ। आप लोगों को कभी भी पूछेगा कि इनके अंदर क्या होगा या किस तरीके से ये क्या करते हैं बेटा, इनका खून का रंग नीला है तो हेमोसाइनिन के कारण। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है कि मैम इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही बात, जब ये रेस्पिरेशन करेगा, तो मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सभी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखवा दिए थे। तो इसमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा ही होता है, गलफेड़ों के द्वारा ही होता है। तो श्वसन तंत्र जब हमने करा था उसमें मैंने आप लोगों को क्या कराए थे, सारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो करा दिए थे। ठीक है, श्वसन तंत्र आई थिंक आपका हुआ नहीं है शायद, अगर नहीं हुआ तो वहां करा दूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब बात कर रहे हैं कि जो मोलस्का होता है इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो मोलस्का जो होते हैं इनके अगर दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो प्यारे बच्चे इनके अंदर दूसरा एग्जाम्पल होता है एप्पल स्नेल। ठीक है, एप्पल स्नेल, स्नेल लिख लो या एप्पल स्नेल लिख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं घेंगा। ठीक है, या घोंगा होता है ना, घोंगा, घोंगा, घोंगा देखा है तुमने, जो शंख होता है, कभी पूजा में शंख बजाया है, सुने देखा तो होगा। तो जब हम शंख को बजाते हैं उसमें से कीड़ा निकलता है, समुद्र में नहीं, समुद्र से निकलते हैं ना शंख, तो शंख जो होते हैं उनमें से कीड़ा निकलता है, वही कीड़ा है मोलस्का वर्ग के अंदर आने वाला। तो एप्पल स्नेल दिखाती हूँ चलो तुम्हें, ये शंख है बेसिकली, एप्पल स्नेल जो होता है, और ये जो एप्पल स्नेल है ये आपने कई बार देखा है, जब आप लोग इधर उधर बरसात के मौसम में घूमते हैं तो प्यारे बच्चे उसमें ये जो कीड़ा होता है ये उसमें से निकलता है, एप्पल मतलब शंख के अंदर से। अब तुमने पूजा में कई बार शंख बजाए भी हैं, है ना, तो तुम्हें दिख भी रहा है, देखो ये जो शंख होता है इसके अंदर से निकलता है ये एप्पल स्नेल। ठीक है, तो ये देख लो फोटो, ये है एप्पल स्नेल। तो ये कीड़ा तो निकल कर भाग जाता है और ये रह जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एप्पल स्नेल के नाम से जानते हो, ये जो फोटो आपको दिख रही है। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरा एग्जाम्पल होता है आप लोग बताएंगे ऑयस्टर। ठीक है, ऑयस्टर के बारे में भी आपने सुना है, ऑयस्टर। तो ऑयस्टर भी बेसिकली एक तरीके का घोंगा ही होता है। तो ऑयस्टर भी दिखाती हूँ, आ जाओ। एक कहानी भी थी भाई कौवे की और ऑयस्टर की, इंग्लिश में आप पढ़ते थे। तो ऑयस्टर जो होता है ये भी एक तरीके का क्या होता है बेटा, जीव है जो कि खाया जाता है। ये सीपी में से निकलता है, देखो मोती निकलता है ना सीपी में से, मोती। तो शंख में से जो निकला वो तो एप्पल स्नेल हो गया, और जो सीपी होती है जैसे आप खेलते भी हो, मोती निकलता है सीपी में से, तो इसी सीपी से निकलता है ये ऑयस्टर। तो इस ऑयस्टर को भी कई बार कई देशों में भोजन के रूप में खाया जाता है, और आपने सीपी देखी हुई है, इस तरीके से होती है, मोती निकलता है जिससे। तो ये इसका उत्सर्जी पदार्थ ही होता है, ये जो मोती होता है, ये वीडियो ना हो तो ये जो मोती होता है प्यारे बच्चे, ये इसका उत्सर्जी पदार्थ ही होता है। ठीक है, यानी ये जब मल त्यागता है तो उसी मल से बनता है मोती। तो कितना अच्छा जीव है, देखो ये सीपी है, इस सीपी से ही निकलता है ये आपका ऑयस्टर जो होता है। ये रहा डायग्राम। ठीक है, ऑयस्टर जो होता है तो सीपी से निकलने वाला ये एक एनिमल होता है, इसी को आप लोग बेसिकली सीपी भी बोल देते हो, सीपी। ठीक है, तो सीपी से निकलता है ये, और इसी से बनता है मोती। मोती जो होता है वो इसका मल होता है। ठीक है, समझ में आई बात, इसका फीसेस होता है, मल होता है। ठीक, आ जाओ अब आगे बात कर रहे हैं। तो ये इतने मेन इंपॉर्टेंट वो थे एग्जाम्पल्स जो आपको पेपर में आते हैं पूछने के लिए कि ये किस संघ में आते हैं, किसके एग्जाम्पल है। अब और एग्जाम्पल देखूं तो आप देखोगे सी एनीमोन, सी कुकुम्बर, ये भी होते हैं इसी के अंदर। तो आ जाओ और दिखाती हूँ।
एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। तो इसमें आपने देखा, देखो अब आप लोगों को यहाँ पे सी कुकुम्बर, सी एनीमोन, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी। ऑक्टोपस तो आपने देख ही लिया, ये रहा, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या हो बेटा, इस फोटो को देखते हैं, सी एनीमोन। मैं आपको क्लियर नहीं आ रही है इमेज। यूनियो भी बोला जाता है बेटा सीपी को। अब इसमें कोई क्लियर इमेज नहीं आ रही है, देखो इसको देख लो। बेसिकली ये लग रहा है ना जैसे कोई खीरे जैसे स्ट्रक्चर हो। रेजर क्लैम, ये अलग लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये सब आप लोगों के मोलस्का वर्ग के ही एनिमल होते हैं, ठीक है। तो मेन मेन एनिमल आपको शो करता है, क्योंकि जो मेन मेन है वो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कोशिश करती हूँ सी एनीमोन दिखाने की। देखो ये दिखता है बिल्कुल सेम खीरे की तरह दिखता है, बस ऐसा समझ लो। देखो ये होता है सी क्यूकम्बर, ठीक है। समझ में आई बात? चलो तो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब अगले फाइलम की, जो है प्यारे बच्चे इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, अब बात होगी इकाइनोडर्माटा की। इकाइनोडर्माटा, ठीक है। अगला है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा अगला जो संघ है वो है इकाइनोडर्माटा। अब इकाइनोडर्माटा जो होता है, इकाइनो का मतलब होता है बेटा कांटे, और डर्माटा का मतलब होता है त्वचा। तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है इकाइनोडर्माटा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे इकाइनोडर्माटा के बारे में, कि त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। तो आपको पूछेगा कि इकाइनोडर्माटा कैसे जंतु हैं, त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। शूलकृमि भी बोलते हैं इनको, शूल मतलब कांटे, तो इनको शूलकृमि भी बोलते हैं। तो इनके शरीर पर क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। दूसरा, इनके शरीर पर कांटे हैं, तो मैडम इन पहले ये लिख लीजिएगा, स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी। स्पाइन्स आर प्रेजेंट, तो ऐसे लगते हैं कंटनुमा, कटीले हैं बेटा, कांटे की तरह हैं। दूसरा, ये भी समुद्री जंतु होते हैं, समुद्र में रहते हैं बेटा, समुद्री जंतु हैं, ठीक है। समुद्री जंतु होते हैं, समुद्र में रहते हैं, सी एनिमल हैं ये भी पानी में रहेंगे और समुद्र के पानी में, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हमने बात करी इनके बारे में, आज ही कोर्स लिया है तो बेटा सिलेबस आपको करना पड़ेगा टाइम निकाल कर, ठीक है। चलो, ये रिवल, ये जो आप लोगों के ये हैं घोंगा, सीपी, ये आपको नदी में भी मिलते हैं, बेसिकली गंगा नदी वगैरह के अंदर भी मिलते हैं। बट इनकी जो ज्यादातर प्रजातियां होती है मोलस्का की, वो आपको समुद्र में देखने को मिलती हैं। तो अधिकांश या सबसे ज्यादा प्रजाति इनकी समुद्र में देखने को मिलती है, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि ऑक्टोपस वगैरह जो है ये समुद्र में देखने को मिलते हैं, तो मेनली जो इनके एग्जाम्पल हैं वो उस आधार पर आप बताओगे कि समुद्री जीव होते हैं। लेकिन ये जो सीपी होती है, ये आप लोगों को छोटे छोटे शंख जो होते हैं ये मिल जाते हैं देखने के लिए, कहाँ, नदी तालाब में। लेकिन एक्चुअल में जो बड़े शंख होते हैं इतने बड़े बड़े, वो समुद्र में मिलते हैं। और मोती वाली सीपी जो होती है वो भी समुद्र में मिलती है। इनकी कई प्रजातियां हैं, तो कुछ प्रजातियां मिल सकती हैं नदी में, लेकिन वहां पर एक्चुअल में सही वाली प्रजातियां नहीं मिलेगी। मतलब जैसे मोती वाला, अगर मोती निकालना है तो वो नदी तालाब की सीपी से नहीं निकलेगा, वो समुद्र वाली सीपी से ही निकलता है, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं।
ये जो इकाइनोडर्माटा होते हैं इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता, ठीक है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता। समझ में आ गई बात? तो इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, नो ब्रेन। तो भाई इनके कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें ब्रेन ही नहीं होता, जिनमें क्या नहीं होता प्यारे बच्चे? ब्रेन ही नहीं होता। चलिए आइए अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो इकाइनोडर्माटा जो होते हैं, इकाइनोडर्माटा जो होते हैं, इनका भी सबसे फेमस एग्जाम्पल आपको पूछेगा तो आप लोग बताना स्टारफिश। इनका सबसे फेमस एग्जाम्पल है स्टारफिश, यानी कि तारामीन। तारामीन जो होती है इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चे? तो ये तारामीन जो है ऐसी मछली है, मछली नहीं है बेसिकली, ये इकाइनोडर्माटा में आती है, तो ये स्टार फिश बोली जाती है, लेकिन वास्तव में ये फिश नहीं है, ये फिश नहीं है, ऐसी सी होती है। और इसके शरीर पर बहुत सारे ऐसे ऐसे कांटे से होते हैं, ऐसे ऐसे कांटे मिलते हैं, तो ये आती है इकाइनोडर्माटा के अंदर, ठीक है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता है, मैंने आपको पॉइंट लिखवाई दिया कि मस्तिष्क विहीन होते हैं इकाइनोडर्माटा के जंतु। तो ये है स्टारफिश, तो ये इसके कांटे होते हैं, ठीक है। अब ये जो जनन करती है ना, ये इसके अंदर जो जनन की क्रिया होती है ये अलैंगिक जनन करती है बेटा। स्टारफिश करती है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है इसके अंदर, ठीक है। अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ये, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन, यानी खंडन की क्रिया विधि द्वारा। चलो तुम्हें दिखाती हूँ अपने शरीर का, इसके शरीर का कोई सा भी हिस्सा टूट जाता है और उससे नई स्टारफिश ग्रो हो जाती है। तो आप लोगों को स्टारफिश रिप्रोडक्शन के बारे में जब भी पूछेगा तो आप लोग बताओगे ये करती है प्यारे बच्चे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेड करती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो इसके बॉडी के पार्ट होते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं और उसी से नई स्टारफिश बनती है। तो ये रहा भाई फ्रेगमेंटेशन, देखो ऐसे करके ये जो स्टारफिश है इसके जो हिस्से होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटकर स्टारफिश नई बन जाती है। ये पूरी स्टारफिश है, तुम्हें दिख रही है, ये रही, ठीक है, ये रही। इसका मान लो ये वाली भुजा टूट गई, अब इसी वाली भुजा से ये वाला हिस्सा और ये वाला दो हिस्से हो गए, इसने भी अपने आप को पूरा स्टारफिश में कन्वर्ट कर दिया और इस अकेले हिस्से ने भी पूरी स्टारफिश बना दी। तो इस तरीके से दोनों स्टारफिश बन जाती हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन करके, विखंडन करके अपने आप को क्या कर सकती है? तो खंडन की विधि द्वारा ये क्या करती है? जनन। पूछा जाता है तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस विधि द्वारा होता है? खंडन, खंडन की विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा, ठीक है, खंडन विधि द्वारा इसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा, इसमें फ्रेगमेंटेशन की क्रिया द्वारा क्या होता है? जनन होता है। आप लोगों ने अभी अभी देखा इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ प्यारे बच्चे, आगे बढ़ रही हूँ। तो अगला जो पॉइंट है वो आप लोगों को पढ़ना है कि आप लोगों का जो इकाइनोडर्माटा है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग कॉर्डेटा में आने वाले एग्जाम्पल की। तो भाई कॉर्डेटा, ये सारे के सारे जो हमने पढ़े थे ये नॉन कॉर्डेटा में आते थे। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं के एग्जाम्पल की। तो कॉर्डेटा में मैंने आपको बताया आती है फिशीज, यानी कि मछलियां, ठीक है। तो मछली या मत्स्य वर्ग बोलते हैं जिसको, मत्स्य वर्ग जो होता है ये आता है आप लोगों का किसके अंदर? कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा पढ़ा दिए थे कि भाई इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। समझ में आई बात? माइक की पिन जीभ से अच्छी आ जी छोड़ चार्जर को लगाते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ट्राई कर लेते हैं चलो। अब आई आवाज सही? बताओ, अब आवाज सही आई आप लोगों को?
हाँ, जो सी कुकुम्बर है ये इकाइनोडर्मेटा में ही आता है बेटा। आप लोग अगर लिख रहे हो मोलस्का के अंदर, तो मोलस्का के तो ये एग्जाम्पल थे। अब इकाइनोडर्माटा जो होता है इसमें आता है सी कुकुम्बर। कभी आप चलो, मैंने तो तुम्हें वहां फोटो दिखा दिया था। आप लोगों को यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखना है तो इसी में आएगा सी कुकुम्बर, इकाइनोडर्माटा में। सी क्यूकुम्बर जो होगा वो इसी में आता है बेटा, इकाइनोडर्माटा में ही। समुद्री खीरा बोलते हैं जिसको, समुद्री खीरा, ठीक है, ये इकाइनोडर्माटा में आता है। और आपको अभी अभी दिखाया था मैंने, ऐसा था, इसके शरीर पर भी तो कांटे थे ऐसे ऐसे, ये तो ये किस में आता है, इकाइनोडर्माटा में ही आता है। ठीक है, तो मोलस्का के बाद आने वाला जो जगत होता है वो इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा के अंदर आते हैं स्टारफिश और सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर तो आपको बेसिकली नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टारफिश ज्यादा आती है। लेकिन अगर आप बात करोगे एप्पल स्नेल की, ऑयस्टर की, ऑक्टोपस की, ये आते हैं मोलस्का में। ठीक है, तो इकाइनोडर्माटा में ही आता है सी कुकुम्बर। आ जाओ आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं इकाइनोडर्माटा के बाद कॉर्डेटा की। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं इसमें पहला है पिसीज, मत्स्य। भाई मछली का अंदर सबसे पहले तो आता है श्वसन अंग क्या होता है। मछली का श्वसन अंग क्या है, तो मछली जो होती है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है गिल्स होते हैं, यानी कि गलफेडे। मछली गिल्स से सांस लेती है, गलफेडे हैं मछली के रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आगे बात करें तो जो मछलियां होती हैं इनमें प्यारे बच्चे, जो मछलियां बेसिकली ये किस प्रकार के जंतु हैं, तो आप बताना, ये होते हैं ओवीपोरस। मछलियां ओवीपोरस एनिमल होती हैं। ठीक है, ओवीपोरस एनिमल है, अंडा यूज जंतु है, अंडे देती हैं बेटा मछलियां। अंडा यूज जंतु हैं जो मछलियां हैं, ये अंडे देती हैं। अंडे जैसे पक्षी अंडे देते हैं वैसे ही ये अंडे देती हैं, बच्चे नहीं देती। तो मछली होती है ओवीपोरस। ठीक है, तीसरा जो मछलियां हैं प्यारे साथियों, इनके अंदर आपको पूछेगा कि इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। इनका उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट क्या होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अमोनिया। यानी ये पानी में रहती हैं, तो पानी में रहती हैं तो ये अमोनिया का सीक्रेशन करती हैं, अमोनिया निकालती हैं। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। ठीक है, तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो मत्स्य वर्ग में आती है मछलियां। मछलियों का श्वसन अंग होता है गलफेडे। गलफेडे जो होते हैं ये क्या करते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं गलफेडे, जल में घुलनशील ऑक्सीजन। ठीक है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले सकते हैं ये जो गिल्स होते हैं। हमारे फेफड़े पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को नहीं ले सकते, इसलिए हम पानी में दम घुटने से मर जाते हैं, डूबने से मर जाते हैं। लेकिन मछलियां क्यों नहीं डूबती हैं, क्यों नहीं दम घुटता है उनका, क्योंकि जो पानी में घुलने वाली ऑक्सीजन है उसको ये लेती हैं, जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेती हैं बेटा ये जो मछलियां होती हैं। ठीक है, वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन लेती हैं, वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं जो गिल्स होते हैं। आगे बात करते हैं मछलियों के बारे में। तो जो मछलियां हैं इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, इनके शरीर पर पाए जाते हैं शल्क। तो लिख लीजिएगा, शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, शरीर पर शल्क उपस्थित होते हैं, शल्क पाए जाते हैं। शल्क क्या होते हैं, स्केल्स बोलते हैं जिनको। भाई अभी फोटो दिखाऊंगी तो लिख लीजिएगा, स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी। तो इनके शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो चलो स्केल्स दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत छोटे छोटे से सेगमेंट बने हुए होते हैं। तो शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं, देखने में लगता है जैसे सांप हो, ये स्केल्स हैं, देख लो। ये ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं मछली के ऊपर, तो ये स्केल्स होती हैं। कहाँ गया भाई,
ये वाली मछली को देखोगे, इस वाली मछली को जब आप देखेंगे तो आपको इस पर स्केल्स नजर आएंगे बेटा। मुझे लगता है मुझे ड्रॉ करके आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये संरचना दिख रही है, ये स्केल्स होती है, ठीक है, ये स्केल्स हैं, देख लो, ये ऐसे दिखते हैं ना मछली के ऊपर आपको, तो ये स्केल्स होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखो इसमें मक्खियां भी बैठी हुई हैं मछली के ऊपर। तो ये जो तुम्हें ये दिख रहे हैं ना कट कट से बीच बीच में, देखो ध्यान से, ये स्केल्स होते हैं। तो इनके शरीर पर पाए जाते हैं स्केल्स, ये, ठीक है, ये होते हैं। और जो मछलियां होती है ना, ये होती हैं प्यारे बच्चे ठंडे खून वाले जंतु। तो मछलियां क्या होती हैं, ये अनियत तापी जंतुओं में आती है, अनियत तापी है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आ जाओ। जो मछलियां होती हैं ये कोल्ड ब्लडेड होती है, कोल्ड ब्लडेड है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, शीत रुधिर वाले जंतु, शीत रुधिर वाले जंतु हैं, शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं मछलियां, ठीक है, जंतु हैं। तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब ये अपने शरीर के तापमान को चेंज करते रहते हैं, है ना, अपने शरीर के तापमान को चेंज कर सकती हैं। शीत रुधिर वाले जो जंतु हैं इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को कहते हैं अनियत तापी, अनियत तापी हैं ये, यानी कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं इनको कहा जाता है अनियत तापी। ये शीत रुधिर वाले हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आ जाओ अब बात करते हैं मछलियों का उदाहरण, एग्जाम्पल। तो भाई मछलियां कौन कौन सी होती हैं बताओ जल्दी मुझे, एग्जाम्पल बताओ मछलियों का क्या हो सकता है। तो मछली में आती है, पहली मछली है गैम्बूशिया। बेटा गैम्बूशिया एक मछली है जो मच्छर के लार्वा खाती है, गैम्बूशिया। तो गैम्बूशिया एक मछली है जो मच्छर खाती है, मच्छर खाने वाली मछली है ये। तो ये मच्छर खाने वाली मछली है, इसको पानी में छोड़ दिया जाता है आसपास के तालाबों में। तो ये जितने भी मच्छर के लार्वे हैं, जितने भी मच्छर हैं, उसको चट कर जाती है। तो ये मॉस्किटो ईट करती है बेटा, गैम्बूशिया। तो मॉस्किटो ईटिंग ये क्या होती है, ये मस्कीटो खाती है, ईट मॉस्किटो, मस्कीटो का शिकार करती है, इसीलिए हमारे लिए बड़ी अच्छी है गैम्बूशिया। भाई जहां भी नदी तालाब है हमारे घर के आसपास, वहां पर ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, तालाब में लाकर इसको छोड़ दो तो ये मच्छरों को खा जाएगी। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बताओ। तो प्यारे साथियों जो मछली है ये होती है आप लोगों की शार्क। शार्क को मत्स्य वर्ग में रखा गया है, शार्क, ठीक है, जिसको आप लोग शार्क तो बोलते ही बोलते हो, इसको आप डॉग फिश के नाम से भी जानते हो, डॉग फिश, डॉग फिश, ठीक है। तो डॉग फिश या शार्क जो होती है ये भी मछली के वर्ग में ही आती है, ठीक है। अच्छा जो शार्क है इसको डॉग फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि शार्क की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत दूर से भी ब्लड की स्मेल को सूंघ लेती है। तो इस जैसे कुत्ते की स्मेल या कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसको कुत्ते के समान सूंघने वाली मछली, इसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, शार्क को, ठीक है। तो शार्क भी हो गई क्या, मछली हो गई। अच्छा नोट कर कर लिखना, एक बात नोट कर कर लिखना, एक मछली होती है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश होती है बेटा एक, सिल्वर फिश, ये एक मछली नहीं है, इसको बोलते हैं रजत मछली। रजत मछली एक मछली नहीं है बेटा, ये मछली नहीं है प्यारे साथी, ठीक है। जो ये होती है सिल्वर फिश, रजत मछली, ये एक मछली नहीं है, ये एक कीट है, कीट, ये एक कीट होता है बेटा, ये एक कीट है, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है, ये इंसेक्ट है, ये एक मछली नहीं है। लेकिन इसका नाम मछली क्यों है, क्योंकि ये मछली के जैसी दिखती है। रजत मछली जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये घर के अंदर जो किताबें है ना, ये किताबों में पाई जाती है, किताबों में पाई जाती है। ये तुम्हारी जो किताबों की अलमारी है उसमें तुम्हें ये मिलती है, और किताबों के बीच बीच में भी मिलती है ये, तो ये बुक्स के अंदर देखने को मिलती है। और तुमने कई बार देखा भी है, मेरे घर में तो है,
कहाँ रहती है? जहां तुम्हारी अलमारी में बुक रखी हुई है बहुत सारी, हल्का सा मॉइस्चर सीलन आ रही है, तो वहां पर बुक्स जब खोलोगे, उन बुक्स के बीच बीच पन्नों में से तुम्हें मिलती है, चांदी के जैसी लगती है सिल्वर फिश। चलो दिखाती हूँ। और तुमने ये कई बार देखी भी होगी तुम्हारे घरों के अंदर, सिल्वर फिश जो होती है, लेकिन ये वास्तव में मछली नहीं है। ठीक है, ये वास्तव में मछली नहीं है, ये वास्तव में एक कीट है। ऐसा तुमने देख लो कई बार तुम्हारे घर में देखा होगा, सिल्वर फिश। ये देखो ऐसे लग रही है ना जैसे मछली हो, लेकिन ये मछली नहीं है भाई। ठीक है, अमोनिया मछली को कैसे मार देता है प्लीज बताओ मैम। प्यारे बच्चे, अगर पानी में अमोनिया डाल दी तो पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, अपने मल का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया के रूप में। तो अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली है, जो मछली के ऊपर डायरेक्ट डाली तो वो मरी जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा, एमटीएस में बिल्कुल वर्क करेगा। तो ये होती है सिल्वर फिश, रजत मछली। ठीक है, तो ये एक तरीके की मछली नहीं है भाई। ठीक, क्लियर? कितने बच्चों ने देखी है बताना जल्दी से, ये कितने बालकों ने देखी है जल्दी से बताओ मुझे। अब हम आगे बात कर रहे हैं, चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मछली के बारे में इतना याद रखना है। ये हमें नुकसान कर सकती है, वैसे तो कुछ नहीं करती, बट हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इन्फेक्शन कर सकती है। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है अब सबको? भाई ट्रिक जो बताई थी एक बच्चे ने, हिमांशु ने। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब हम बात करेंगे कि अगला जो हमारा कॉर्डेटा के अंदर जो अगला संघ आता है, ये है बर्ड्स यानी एवीज बोलते हैं इसको। एवीज यानी कि पक्षी संघ। जो पक्षी होते हैं उसके संघ को कहा जाता है एवीज। पक्षियों को कहते हैं एवीज ग्रुप। पक्षी जो होते हैं बेटा, इनके बारे में बात करना तो ये होते हैं गर्म खून वाले जंतु, गर्म रुधिर वाले जंतु हैं। ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, जो कि ये होते हैं जो पक्षी होते हैं, ये होते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल है, हॉट ब्लडेड। ठीक है, या इनको आप लोग एक और नाम से जान सकते हो, नियत तापी है। नियत तापी, इनके शरीर का जो टेम्परेचर है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है इनकी बॉडी का, जो जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, सॉरी। अब आगे बात करें तो पक्षी भी अंडे देते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, ओवीपोरस होते हैं। ये भी ओवीपोरस एनिमल है भाई, ये भी अंडे देते हैं। तुमने देखे हैं चिड़िया के अंडे, कबूतर के अंडे, है ना। तो ये अंडा यूज होते हैं, अंडा यूज। मुर्गी के अंडे तो खा ही जाते हो, अंडा यूज जंतु हैं, अंडे देते हैं ये भी। यानी ये भी बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। तीसरा, इनके शरीर पर पंख और फैदर पाए जाते हैं। शरीर पर पंख और फैदर होते हैं, पंख व फैदर पाए जाते हैं। ठीक है, फैदर। पंख और फैदर पाए जाते हैं भाई इनके शरीर पर। ठीक है, पंख से ये क्या करते हैं, तो इनके पास होते हैं पंख। ठीक है, यानी कि इनके पास जो पंख होते हैं वो फ्लाई करने के लिए होते हैं, और फैदर इनको ठंड से बचाने के लिए इनके शरीर पर होते हैं। फैदर जो है आंतरिक संरचना है, और पंख जो है ऊपर की तरफ होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इनके पास होते हैं विंग्स एंड फेदर्स। विंग्स एंड फेदर्स आर प्रेजेंट। तो कभी भी पूछेगा कि विंग्स क्या करते हैं, तो विंग्स से ये करते हैं फ्लाई, विंग्स से ये फ्लाई करेंगे, उड़ते हैं प्यारे साथी, उड़ते हैं। और फेदर से क्या करते हैं, इन्हें अपने आप को गर्म रखने का काम करते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं भाई सर्दी के मौसम में। ठीक है, तो अपने आप को वार्म करने का काम करते हैं। ठीक है, वार्म करते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं। समझ में आ गई बात? अपने आप को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये काम होता है इनका, इनके फेदर्स का। अब आगे बात करेंगे कि जो मैम ये पक्षी होते हैं, या ये जो बर्ड्स होती हैं,
इनके अंदर जो भोजन को लेने वाली संरचना होती है वो कौन सी है? तो भाई इनके अंदर गिजार्ड पाया जाता है, गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है, गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर, इनके गर्दन में गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, गिजार्ड पाई जाती है, गिजार्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, गिजार्ड नामक संरचना गर्दन में होती है इनकी, जिससे ये खाने को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो पक्षी होते हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं, इन बर्ड्स के अंदर पूप ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं भाई। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, इनमें दुग्ध ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। और दुग्ध ग्रंथि किसमें पाई जाती है? आप बताओगे कबूतर में। तो कभी भी पूछे कि कौन से पक्षी में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो बताना कबूतर। तो कबूतर जो होता है इसमें पाई जाती हैं दुग्ध ग्रंथियां। तो पीजन जो होता है इसमें पाई जाती हैं दुग्ध ग्रंथियां, जिससे ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। और ये दुग्ध ग्रंथियां कहाँ होती हैं? मुख के अंदर या गर्दन में होती है, मुख में या गर्दन में होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये दुग्ध ग्रंथियां माउथ में या मुख में होती हैं। तो कबूतर के अंदर होती हैं कूप ग्लैंड्स। ठीक है, तो इन दुग्ध ग्रंथियों को किस नाम से जानते हैं? कूप ग्लैंड्स कहते हैं इनको। ठीक है, क्रूप ग्लैंड्स, क्रूप ग्लैंड के नाम से जानी जाती है ये, क्रूप ग्लैंड, क्रूप ग्रंथि। तो ये बनाती हैं दूध कबूतर के अंदर। तो कबूतर अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इनको कहते हैं कूप ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये कबूतर में पाई जाती हैं। और प्यारे साथियों, ये जो पक्षी होते हैं इनके बारे में बताओ, इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इनके हृदय की अगर बात करते हैं, इनके हार्ट की बात करते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं इनके हृदय में। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं हृदय के अंदर। 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं इनके हार्ट के अंदर। ठीक है, मैम मछली में कितने थे साथ ही साथ बता दो। तो बताया भी था आप लोगों को मैंने, जब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, मछली के हृदय में होते हैं 2 चैम्बर। ठीक है, ठीक है, चले। तो भाई अब टाइम हो चला है, आगे की क्लास में मैं आपको ये थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, जैसे रेप्टाइल्स बचा हुआ है, मैमल्स बचे हुए हैं, एम्फीबियंस, इनके बारे में बात करेंगे। और कल ही आपकी बोटनी की जो क्लास है, या कल मैं आपको पहले बोटनी ही शुरू करा रही हूँ, बोटनी मैं आपकी कल शुरू करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे टॉपिक बचे हुए हैं वो कराऊंगी। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे बोटनी, थोड़े से ये टॉपिक करने के बाद। ठीक है, चलो, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। फिश में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, मैंने आपको बताया था। एक बार ही गुजरता है ब्लड,